हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें हम लोगों ने 3 पॉइंट्स डिस्कस किया था। ओके, पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हम लोग कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। देन पॉइंट नंबर 2, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एंड पॉइंट नंबर 3 हम लोगों ने देखा था अदर ऑब्जेक्टिव। देन आफ्टर हम लोगों ने बात किया था फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में। ओके, कि फाइनेंशियल डिसीजन क्या है। उसमें हम लोगों ने 3 पॉइंट डिस्कस किया था, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, जिसमें से हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्टार्ट किया था। उसमें भी हम लोगों ने कैपिटल बजटिंग के बारे में पढ़ लिया। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ओके, वर्किंग कैपिटल डिसीजन क्या है एंड फैक्टर इफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग। ओके, सो दीज आर ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल डिसीजन को हम और क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। ओके, कैपिटल बजटिंग को हम लोगों ने क्या देखा था उसमें कि हम उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन है हमारा? तो वो है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। देन वर्किंग कैपिटल डिसीजन को हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इट इम्प्लाइज द फंड्स आर इन्वेस्टेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। कितने समय के लिए? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। These decisions affect the day-to-day operation. ओके, ये डे टू डे ऑपरेशन या डे टू डे एक्टिविटीज में क्या करता है? इफेक्ट करता है। कैपिटल बजटिंग में हम लोगों ने देखा था कि हम जो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लंबे समय के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, उसमें हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट्स परचेस कर लिया तो वो लंबे समय के लिए है। यहाँ पर क्या है? शॉर्ट पीरियड के लिए है और वो डे टू डे एक्टिविटीज से बिलोंग होता है। और डे टू डे एक्टिविटीज किसका? एक ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का। फॉर एग्जाम्पल, कैश, इन्वेंटरीज या डेटर्स। नाउ वी हैव फैक्टर्स इफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। नंबर 1 इज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट में क्या है? द सीरीज ऑफ कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट। किस चीज का सीरीज? कैश रिसीव्ड का और पेमेंट का ओवर द लाइफ ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। ओवर द लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल शुड बी कंसीडर एंड एनालाइज्ड, जिसको हम कंसीडर करते हैं, एनालाइज करते हैं फॉर सेलेक्टिंग द बेस्ट प्रपोजल। किसी भी चीज़ को अगर हम सेलेक्ट करते हैं या कोई भी हमारे पास कोई प्रपोजल लेकर के आता है तो हम डायरेक्टली उसे उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने से पहले हम लोग उसके बहुत सारे फीचर्स को गो थ्रू करते हैं, उसके मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स, दोनों ही पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तब जाकर के हम लोग किसी पॉइंट पर आकर के, कोई भी पॉइंट पर आकर के हम लोग किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, ये डिसाइड करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका होता है वो भी हम किस प्रकार इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो हमारे पास प्रपोजल आ रहा है उनमें से हम बेस्ट प्रपोजल को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो उसको एनालाइज करके, और उसमें हम किस चीज़ को एनालाइज करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे बिजनेस और पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इफेक्टिव रहेगा हमारे लिए। ओके, नाउ वी हैव पॉइंट नंबर 2, रेट ऑफ रिटर्न टू बी कंसीडर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी प्रपोजल प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि बिफोर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट करने से पहले हम क्या करेंगे? ये देखेंगे कि दीज आर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड द रिस्क इन्वॉल्व इन ईच प्रपोजल। हमारे पास जितना भी प्रपोजल आएगा उसमें हमें रिटर्न कितना मिलेगा ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हम जहाँ इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से हम कुछ एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं।
ओके अगर मैंने कहीं पर इन्वेस्ट किया है तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि मुझे उस जगह से या उस इन्वेस्टमेंट से कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि प्रपोजल ए और प्रपोजल बी हमारे पास है, प्रपोजल ए से हमें 10% मिलेगा और प्रपोजल बी से हमें 12% का रिटर्न मिलेगा। फिर हम देखेंगे कि दोनों में रिस्क कितना है। दोनों में अगर रिस्क इक्वल है तो हम डेफिनेटली ऑप्शन बी को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बी का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करेंगे ए से। दोनों में जो रिस्क है वो इक्वल है। ओके दोनों में हम अमाउंट सेम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हमें रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है वो दोनों का अलग है। एक का 10% है और दूसरे का 12% है, तो हम डेफिनेटली ऑप्शन बी को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिल रहा है। ओके नाउ वी हैव पॉइंट नंबर 3, द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड। The various investment proposal are evaluated on the basis of capital budgeting. ओके अगर हम इवेल्युएट करते हैं बहुत सारे प्रपोजल को तो कौन से बेसिस पर? कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के बेसिस पर। ओके दिस इन्वॉल्व कैलकुलेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, और इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं? रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इन्वेस्टमेंट का कितना अमाउंट है। ओके इंटरेस्ट रेट, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना है, कैश फ्लो और रेट ऑफ रिटर्न क्या है। ये सारा कुछ करने के बाद हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं। हम अगर बिजनेस चला रहे हैं या हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम शायद लंबे समय से रन कर रहे हैं, तो अगर हम लंबे समय से किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं तो हम बहुत सारी बातों को उसमें मेंशन करते हैं, या बहुत सारी एक्टिविटीज़ अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटीज़ का असर हमारे बिजनेस पे क्या पड़ेगा। तो जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस इन्वेस्टमेंट का प्रभाव हमारे बिजनेस पे क्या पड़ेगा और उससे हमें रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा। ओके नाउ वी हैव फाइनेंसिंग डिसीजन। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के डेफिनेशन को क्लियर किया। देन आफ्टर उसके अंदर कैपिटल बजटिंग था, उसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्लियर किया। देन पॉइंट नंबर बी वर्किंग कैपिटल डिसीजन, ये इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। नाउ वी हैव पॉइंट नंबर 2 फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस। ओके क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। हम सोर्सेस को यूज़ करते हैं क्यों? क्योंकि हमें अपने बिजनेस में पैसा चाहिए, हमें अपने बिजनेस में उतना अमाउंट चाहिए कि हम अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को सिस्टमैटिकली कर पाए, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स को हम लोग पूरा कर पाए। इसके लिए क्या होना है? हमारे पास पैसा होना अनिवार्य है। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम बिजनेस में उसको इन्वेस्ट कैसे करेंगे, या बिजनेस में अगर हमें परफॉर्मेंस देना है तो वो हम कैसे कर पाएंगे जब तक हमारे पास सफिशिएंट फाइनेंस अवेलेबल नहीं होगा। तो हम ये देखते हैं कि फाइनेंसिंग डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम मात्रा ऑफ फाइनेंस टू बी रेज फ्रॉम द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। अब हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज को यूज कर सकते हैं। ओके द मेन एम ऑफ फंडिंग इज शेयर होल्डर्स फंड एंड बोरोर्स फंड। अगर हम फंडिंग की बात करते हैं तो फंडिंग हम कहाँ से कर सकते हैं? तो शेयर होल्डर्स फंड से, जिसे हम ऑनर्स फंड भी बोलते हैं। जब हम लोग क्लास 11th में सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने सोर्सेस को डिटेल में डिस्कस किया था, बोरोड फंड और ऑनर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स का फंड जिसे हम ऑनर्स फंड बोलते हैं और दूसरा हमारा है बोरोड फंड। ओके शेयर होल्डर्स और ऑनर्स फंड कंसिस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस एंड रिटेन अर्निंग। ओके तो शेयर होल्डर्स या ऑनर्स फंड में हम लोग कौन कौन से फंड को इंक्लूड कर सकते हैं? तो हम लोग कर सकते हैं इक्विटी कैपिटल को इंक्लूड कर सकते हैं, जो हमारे पास पहले से रिजर्व है। रिजर्व क्या है?
अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है, ओके, या हमने जो रिटेन अर्निंग कर दिया है, रिटेन अर्निंग क्या, हम अगर प्रॉफिट सारा कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी अगर हमारे पास पैसा बच जा रहा है तो हम उसे क्या कर रहे हैं, जमा कर दे रहे हैं, उसे हम रिटेन कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने पैसा कलेक्ट किया, जमा किया, उसके बाद अगर हमें लगता है कि हम उस पैसे को अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन यूज़ कर सकते हैं तो हम बिल्कुल यूज़ करेंगे। तो वो पैसा कहाँ का है, वो बिजनेस का ही पैसा है, और उसे कौन यूज़ कर रहा है, वही ऑनर यूज़ कर रहा है जिसका वो पैसा है ना। शेयर होल्डर्स को देने के बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो वही तो पैसे को हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं। ओके, बोरोड फंड्स रेफर टू फाइनेंस रेज फ्रॉम फॉर रेज एज डिवेंचर एंड अदर फॉर्म। बोरोड फंड क्या है कि जैसे हमने डिवेंचर इशू किया तो डिवेंचर के माध्यम से क्या कर रहे हैं, हम पैसा जनरेट कर रहे हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। किसके माध्यम से आ रहा है, जब हमने डिवेंचर्स को इशू किया और जिसने डिवेंचर लिया तो वो हमारे कंपनी में क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है। सो द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। ओके, कुछ फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस को। ओके, नंबर 1 इज कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। कॉस्ट यानी लागत। हम जो भी काम करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने बिजनेस में, तो उसको करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन करने से पहले हमें कुछ एक्सपेंस करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें क्या चाहिए, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें मशीनरी चाहिए, ओके, हमें अदर चीज़ें चाहिए जो प्रोडक्शन में हेल्प कर सकती हैं। अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है बट हमें इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है। तो ये जो कॉस्ट इंक्लूड करके हम क्या करेंगे, अपना सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करेंगे, उसमें भी हम प्रॉफिट को ऐड करेंगे। तो जितना मेरा कॉस्ट लगेगा प्रोडक्शन करने में उसमें हम प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे, देयर आफ्टर हम क्या रखेंगे, अपना सेलिंग प्राइस। उसी तरीके से अगर हम फंड को रेज करना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि हमारे कंपनी में पैसा आए, फर्म में फंड आए, हमें अवेलेबल करवाना है, तो वो यही बोलता है कि हम डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। ओके, हम डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करने पर भी हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डिवेंचर इशू करते हैं तो उस पर हम एक डिवेंचर होल्डर को क्या देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। अगर हम शेयर इशू करते हैं तो हमें शेयर होल्डर्स को क्या देना पड़ता है, तो डिविडेंड देना पड़ता है। तो हम ये देखेंगे कि डिवेंचर इशू करने पर हमारा कॉस्ट कितना है, हमें कितना इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट कितना होगा। इशू डिवेंचर करें या शेयर करें, दोनों को करने में कुछ ना कुछ तो कॉस्ट हमें बेयर करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो कितना पे करेंगे, डिविडेंड पे करेंगे तो वो कितना होगा, ये सारा कैलकुलेट हम करेंगे। ओके, द चीपेस्ट सोर्स शुड बी सेलेक्टेड। इन दोनों में से जो भी चीप रहेगा, जो भी सस्ता रहेगा, हम क्या करेंगे, उसे सेलेक्ट कर लेंगे। किसके बेसिस पर, कॉस्ट के बेसिस पर। ओके, हम बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारी एबिलिटी कितनी है, हमारे पास पूंजी कितना है, हमारे पास कितना कैपेसिटी है, और उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम अपना काम करते हैं और अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास मान लेते हैं कि 1 करोड़ है, ठीक है, कितना है, 1 करोड़ है। अगर 1 करोड़ हमारे पास है तो मैं 1 करोड़ में कौन कौन से बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकता हूँ,
ओके, और उस बिजनेस में मैं कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म करूँगा। ओके, अगर मुझे गुड्स का प्रोडक्शन करना है तो कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करूँगा, या कौन सी सर्विसेज को मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ये मैं कहाँ देखूँगा कि जितना पैसा मेरे पास है मैं उसी के अकॉर्डिंग अपने काम को करने का कोशिश करूँगा। ओके, क्यों? क्योंकि मेरे पास जो अमाउंट है वो लिमिटेड है। अभी मेरा बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, मैंने किसी से अभी लोन नहीं लिया है, मेरे पास उतना पैसा है, मैं उतना काम कर सकता हूँ। तो ये कब हमने देखा? जब वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल था और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्लानिंग किया। वैसे ही जब हम कोई सोर्स को यूज़ करना चाहते हैं तो उस सोर्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा कॉस्ट कितना लगेगा, उसके बाद हम उसको कैरी करेंगे आगे। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 बोलता है रिस्क। द रिस्क एसोसिएटेड विद डिफरेंट सोर्सेज इज डिफरेंट। ओके, अगर हम कोई भी सोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं या यूज़ करते हैं तो उसमें हमें एक चीज़ तो कॉमन मिलेगा, और वो क्या है? वो है रिस्क। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग रिस्क को बिजनेस से एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ या मेरा कोई कंपनी है और उस कंपनी में मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता हूँ तो परफॉर्मेंस के टाइम पर हमें बहुत सारे रिस्क लेना पड़ता है। ओके, अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो क्या गारंटी है कि हमारे द्वारा जो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो कस्टमर उसे परचेस कर लेंगे? कोई गारंटी नहीं है। या हम जिस सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं ये क्या गारंटी है कि जो सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर उसे यूज़ करेंगे? तो रिस्क है ना। अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो हमें लॉस भी हो सकते हैं, हमें प्रॉफिट भी हो सकता है। तो हमने रिस्क लेकर के बिजनेस को स्टार्ट किया है, मे बी हम प्रॉफिट कमाए और लॉस कमाए, ये अलग बात है। सो दैट द रिस्क एसोसिएटेड विद डिफरेंट सोर्सेज इज डिफरेंट। अगर हम डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करते हैं सो उसका जो रिस्क होगा वो भी डिफरेंट होगा, वो भी अलग होगा, वो भी वैरी करेगा। मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विथ बोरोड फंड। अगर हम बोरोड फंड की बात करते हैं तो बोरोड फंड में जो रिस्क है वो ज़्यादा है अगर हम उसको कंपेयर करेंगे किससे? ऑनर्स फंड से। ओके, बोरोड फंड क्या है कि हम किसी और से पैसा ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डिवेंचर की बात करते हैं। ओके, तो डिवेंचर जो है वो क्या है? हम डिवेंचर होल्डर से पैसा ले रहे हैं और उसे टाइम टू टाइम हम क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं। ओके, अगर मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया या लंबे समय तक मैं उसे इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए, क्या वो हमारी बातें सुनेगा? बिल्कुल नहीं सुनेगा। वो बोलेगा भैया मैंने तो आपको दिया है तो मुझे टाइम टू टाइम तो अपना इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए। ओके, तो बोरोड फंड को अगर हम कंपेयर करते हैं ऑनर्स फंड में तो ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होता है। कौन? बोरोड फंड। देन एज इंटरेस्ट इज पेड ऑन इट एंड इट इज रीपेड ऑल्सो आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम और एन एक्सपायरी ऑफ टेन्योर। हमें डिवेंचर होल्डर्स को क्या देना होगा? इंटरेस्ट देना होगा। तो हमने देखा कि अगर हम बोरोड फंड को यूज़ करते हैं, बोरोड फंड के थ्रू अगर हम अपने कंपनी में फंड को लाते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा रिस्क फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि वो जो है वो ऑनर का पैसा नहीं है। ऑनर तो है, वो उसका खुद का कंपनी है। अगर हम ऑनर्स फंड की बात करते हैं तो कंपनी का तो मालिक है वो अगर पैसा यूज़ कर रहा है या कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उससे जो प्रॉफिट होगा, उससे जो उसको बेनिफिट मिलेगा वो ऑनर को ही तो मिलेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितना भी हम इंटरेस्ट पे कर दे या हम दूसरे को पैसा दे दे, जो लास्ट में पैसा पे करने की बारी आती है तो हम किसे पे करते हैं? हम शेयर होल्डर्स को पे करते हैं। अगर सारे इंटरेस्ट सबको दे दिया, सबका बकाया पूरा कर दिया, जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनके पेमेंट कर दिया,
ठीक है। सारे का पेमेंट करने के बाद लास्ट में किसको पैसा मिलता है? तो शेयर होल्डर्स को मिलता है। ओके, तो शेयर होल्डर से अगर हम पैसा लेते हैं या कंपनी में पैसा आता है तो वो रिस्क कम होता है। नेक्स्ट वी हैव इज फ्लोटेशन कॉस्ट, द कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशूइंग सिक्योरिटी। अब यहाँ भी कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है। कौन सा कॉस्ट? जैसे मैंने प्रोस्पेक्टस इशू किया तो प्रोस्पेक्टस, अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा है तो इसमें भी यहाँ उसे क्या फेस करना पड़ रहा है? कॉस्ट को फेस करना पड़ रहा है। यहाँ भी उसको कुछ ना कुछ एक्सपेंस हो रहा है। द कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशूइंग सिक्योरिटी सच एज ब्रोकर कमीशन, अंडरराइटर्स फी, एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टस, ओके, आर कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। और उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लेस अट्रैक्टिव। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा होगा तो वो लेस अट्रैक्टिव इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस के हिसाब से वो लेस अट्रैक्टिव दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जा रहा है। अगर हम बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी करते हैं और करने में हमें ज़्यादा लागत आता है, ज़्यादा कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, तो उसका जो बेनिफिट है, उससे जो मिलने वाला प्रॉफिट है वो उतना नहीं मिल पाता है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, जितना हम सोचते हैं कि हमें इससे इतना बेनिफिट मिलना चाहिए या हमें इससे इतना प्रॉफिट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, control consideration. Okay, in case the existing shareholder want to retain the complete control of a business, then finance can be raised through borrowed fund. अगर हम कंट्रोल की बात करते हैं तो बिजनेस में जो कंट्रोलिंग पावर है वो किसके हाथ में है? तो आप बोलोगे कि सर शेयर होल्डर्स के हाथ में है। किसके हाथ में है? शेयर होल्डर्स के हाथ में। शेयर होल्डर्स कौन है? कंपनी के ऑनर हैं। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने क्लास का कैप्टन हूं और टीचर बोले कि एक और बच्चा को मैं कैप्टन बनाऊंगा और दोनों के पावर सेम होंगे, क्या ये बात सुन के मैं हैप्पी होऊंगा? क्या मैं खुश होऊंगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेरा पावर था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पहले मैं अकेले एंजॉय कर रहा था पूरा पावर, पूरी क्लास को कंट्रोल कर रहा था टीचर के एब्सेंस में, लेकिन अब टीचर ने 2 लोगों को मॉनिटर बना दिया है, 2 लोगों को क्लास का कैप्टन बना दिया और दोनों को सेम पावर दे दिया है। इसी प्रकार अगर शेयर होल्डर्स या कंपनी के जो मालिक है वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा कंट्रोल अगर उनके हाथ में हो, पूरी कंपनी की जिम्मेदारी उन्हीं के पास हो, कौन सा डिसीजन लेना है, मैनेजमेंट में क्या करना है, कंपनी के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटी के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लेना है वो शेयर होल्डर्स के हाथ में हो। वो शेयर होल्डर्स जो अभी कंपनी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन? जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो अभी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। अगर वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा पावर उन्हीं के हाथ में हो तो वो कौन से फाइनेंस को, कौन से सोर्सेस को यूज कर सकते हैं? तो वो बोरोड फंड के थ्रू जाएंगे। क्यों जाएंगे? अगर मैंने शेयर इशू किया, मैंने क्या इशू किया? शेयर इशू किया। मान लेते शेयर इशू किया तो नंबर ऑफ पीपल ने शेयर को परचेज किया। किसी ने 1 शेयर को परचेज किया, किसी ने 2 शेयर को परचेज किया, किसी ने 3 शेयर को परचेज किया, तो वो कंपनी के क्या बन जाएंगे? कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। और जब कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे तो जो पहले से शेयर होल्डर्स थे उनको क्या मिल रहा था? उनको डिविडेंड मिल रहा था। कंपनी के द्वारा जो प्रॉफिट अर्न हो रहा था वो सारे को पे करने के बाद उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सारा का सारा अर्निंग हो रहा था। लेकिन जब शेयर होल्डर्स इंक्रीज हो जाएंगे, क्या वो सेम फैसिलिटी इंजॉय कर पाएंगे? नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि सबको 4 मिल रहा था, लेकिन अब शेयर होल्डर जब इंक्रीज हो गए तो सबको कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, तो -1 हो गया। तो ये क्या खुश होंगे?
बिल्कुल नहीं। ये तो बोलेंगे कि हम जैसे पहले थे वैसे ही रहते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो जैसे पहले थे वैसे ही रहें, इसके लिए क्या करना होगा? तो द फाइनेंस कैन बी रेज थ्रू बोरोड फंड। तो बोरोड फंड के थ्रू हम रेज कर सकते हैं पैसा। एंड व्हेन दे आर रेडी फॉर डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल ओवर द बिजनेस, इक्विटी कैन बी यूज्ड फॉर रेजिंग फंड। और जब एग्जिस्टिंग शेयर रेडी होंगे कि चलो हम लोग शेयर कर लेंगे पावर को, हम लोग शेयर कर लेंगे कंट्रोल को, तो उस समय हम किस थ्रू अपने फंड को रेज कर सकते हैं? तो इक्विटी के थ्रू हम अपने फंड्स को रेज कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 में हम लोगों ने देखा कि कंट्रोल कंसिडरेशन के अंदर हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो उन पर निर्भर करता है कि वो अपने पावर को अपने पास रखना चाहते हैं या अपने कंट्रोल को अपने पास रखना चाहते हैं या उसे वो शेयर करना चाहते हैं। ओके, अगर वो शेयर करना नहीं चाहते हैं तो वो बोरोड फंड के थ्रू जाएंगे। ओके, अगर वो बोरोड फंड के थ्रू नहीं जाना चाहते और चाहते कि नहीं हम इक्विटी इशू करें, शेयर इशू करके अपने कंपनी में पैसा लाए, तो वो इस थ्रू भी अपने कंपनी में पैसा ला सकते हैं। वो डिपेंड करता है शेयर होल्डर्स पर, वो डिपेंड करता है ऑनर्स पर, उनका क्या डिसीजन है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का कैश फ्लो पोजीशन कैसा है? इन केस द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ कंपनी इज गुड, अगर कैश फ्लो पोजीशन कंपनी का अच्छा है, इनफ, देन इट कैन बी इजीली यूज फॉर बोरोड फंड। तो वो किसके थ्रू जाएगा? वो बोरोड फंड के थ्रू जा सकता है। एंड पे इंटरेस्ट ऑन टाइम, और वो क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। देखो, जिस कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होता है, जो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और वो ये चाहता है कि मैं इक्विटी को इशू ना करूं या मैं शेयर को इशू ना करूं और मैं बोरोड फंड के थ्रू अपनी कंपनी में पैसा लाऊं, तो कौन सी कंपनी चाहेगा? जिसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उसे टाइम पर क्या पे करना होगा? इंटरेस्ट पे करना होगा। क्योंकि अगर हम बोरोड फंड के थ्रू पैसा या फंड्स को रेज करते हैं तो यहाँ पर हमें टाइम टू टाइम क्या पे करना होगा? इंटरेस्ट पे करना होगा। तो अगर हमें टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करना है तो ये हम तभी कर पाएंगे, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे पास या कंपनी के पास पैसा रहेगा। ओके, ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, एक तो कंपनी के पास पैसा रहे तब, और दूसरा ये कि शेयर होल्डर्स एग्री करें तब। ओके, तो कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छा है तो हम बोरोड फंड के थ्रू जा सकते हैं, और बोरोड फंड के थ्रू अगर हम जाएंगे तो हमें अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा, अपने कंट्रोल को हम अपने पास रख सकते हैं। हम मतलब जो शेयर होल्डर्स होंगे, जो शेयर होल्डर्स होंगे वो क्या करेंगे? पूरा का पूरा जो कंट्रोल होगा वो उनके हाथ में होगा। ये कब संभव होगा? जब हम बोरोड फंड के थ्रू पैसा रेज करेंगे। नाउ वी हैव पॉइंट नंबर 6, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। ओके, ड्यूरिंग बूम फाइनेंस कैन बी इजीली रेज्ड। ओके, जब कंपनी का पोजीशन बहुत अच्छा होता है तो हम पैसा रेज कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। कैन ईजिली बी रेज्ड बाय इशूइंग शेयर, बट ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड रेजिंग फाइनेंस मीन्स ऑफ डेब्ट इज इजी। जब कंपनी का पोजीशन अच्छा होता है, ओके, तो वो क्या कर सकता है? शेयर इशू कर सकता है। ओके, और अगर ओके, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं? अगर हम बात करते हैं द कंडीशन इन द स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो हेल्प इन द मेकिंग चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन द बूम पीरियड व्हेन स्टॉक मार्केट इज राइजिंग इट इज ईजियर टू रेज फंड थ्रू इशू ऑफ शेयर, जैसे हम लोग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल मार्केट में मेक इशू ऑफ इक्विटी शेयर डिफिकल्ट फॉर एनी कंपनी। तो किस टाइम में? जब हम डिप्रेशन के टाइम में होंगे
ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 6 हो गया। तो यहाँ हम लोगों ने पॉइंट नंबर 1 से लेकर के पॉइंट नंबर 6 तक फैक्टर्स इफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन को डिस्कस किया है।